निखिल के विवाह की खबर क्या आई। रेखा के पैर जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वर्षों का सन्नाटा अब शहनाइयों की गूंज में बदलने वाला था। सुबह के 5 बजे थे, लेकिन रेखा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अपने घर की बालकनी में खड़ी आसमान के बदलते रंगों को देख रही थी। उनके बड़े से पुश्तैनी घर में, जहां आमतौर पर शांति का वास होता था, आज एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। रेखा, इतनी सुबह उठकर क्या सोच रही हो? पीछे से अरविंद जी की आवाज़ आई। वो हाथ में अखबार लिए मुस्कुरा रहे थे। रेखा ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बोली, सोच रही हूँ अरविंद जी कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। कल तक निखिल घुटनों के बल चलता था और अब वो घर की जिम्मेदारी उठाने जा रहा है। हमारे घर में वर्षों बाद कोई मांगलिक कार्य हो रहा है। कितनी तैयारियां बाकी है। अरविंद जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। तैयारियां तो चलती रहेंगी, लेकिन तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। नरेंद्र जी का फ़ोन आया था लंदन से। वो अपनी इकलौती बेटी सुहानी का हाथ हमारे बेटे को सौंपने के लिए बहुत उत्साहित हैं। वो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। रेखा के मन में काम की एक लंबी सूची तैयार थी। हलवाई से बात करना, घर की पुताई, गहनों का चुनाव और सबसे ज़रूरी, बहू के स्वागत की तैयारी। सुहानी जो लंदन में पली बढ़ी थी, वो इस घर में कैसे घुलेगी मिलेगी, ये चिंता भी रेखा के मन में एक कोने में दबी थी। लेकिन फिलहाल खुशी का पलड़ा भारी था। सुहानी नरेंद्र जी की लाडली थी, लेकिन उसका स्वभाव किसी भी विदेशी लड़की से बिल्कुल अलग था। लंदन के पॉश इलाके में रहने के बावजूद उसका कमरा भारतीय शास्त्रीय संगीत की सीडी और महापुरुषों की किताबों से भरा रहता था। वो आधुनिक थी, जीन्स टॉप पहनती थी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा से अपनी जड़ों की ओर खींचता था। विवाह की बातचीत के दौरान सुहानी ने साफ कर दिया था, पापा, मैं शादी के बाद लंदन में नहीं रहूँगी। मैं भारत जाकर अपनी संस्कृति पर शोध करना चाहती हूँ। मुझे अपने देश की मिट्टी की खुशबू पसंद है। नरेंद्र जी को अपनी बेटी के इस निर्णय पर गर्व था। उन्होंने निखिल से बात की, जो स्वयं एक समझदार और प्रगतिशील युवक था। निखिल ने सुहानी के करियर का पूरा समर्थन किया। उसने स्थानीय विश्वविद्यालय में सुहानी के लिए आवेदन पत्र भी तैयार करवा लिया था। जब सुहानी ने अपनी सहेलियों को बताया कि वो भारत में बसने जा रही है, तो सब हैरान रह गए। सुहानी, तुम पागल हो? वहाँ की भीड़, गर्मी और परंपराएं तुम कैसे झेलोगी? उसकी सहेली जेसिका ने पूछा। सुहानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वहाँ भीड़ नहीं, अपनापन है। और जहाँ प्यार होता है, वहाँ परंपराएं बेड़ियाँ नहीं, आभूषण बन जाती है। अरविंद जी और नरेंद्र जी की दोस्ती कॉलेज के उन दिनों की थी, जब उनके पास साइकिल के टायर बदलने के भी पैसे मुश्किल से होते थे। दोनों ने साथ में संघर्ष किया था। फिर नरेंद्र जी अमेरिका और बाद में लंदन चले गए, लेकिन दोस्ती का धागा कभी नहीं टूटा। वे अक्सर फ़ोन पर घंटों बात करते थे। एक शाम जब सुहानी ने भारत जाने की इच्छा जताई, तो नरेंद्र जी ने तुरंत अरविंद जी को फ़ोन लगाया। अरविंद, यार एक बात पूछनी थी, क्या दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जा सकता है? नरेंद्र जी ने झिझकते हुए पूछा। अरविंद जी खिलखिलाकर हंसे। नरेंद्र, तुम मेरे मन की बात छीन ली। निखिल के लिए सुहानी से बेहतर लड़की इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या सुहानी हमारे साधारण से घर में रह पाएगी? वो वहाँ रहने के लिए ही तड़प रही है मेरे भाई। नरेंद्र जी ने चैन की सांस ली। इस तरह दो पिताओं ने अपने बच्चों के भविष्य का फैसला उनकी आपसी सहमति से लिया। निखिल और सुहानी भी बचपन के उन धुंधले दिनों को याद करने लगे, जब वे छुट्टियों में मिलते थे। निखिल को याद था कि सुहानी कितनी शरारती थी, और सुहानी को याद था कि निखिल हमेशा उसे कहानियाँ सुनाता था। विवाह की तारीख तय होने के बाद निखिल और सुहानी के बीच वीडियो कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन जल्द ही वे घंटों बातें करने लगे। एक रात सुहानी ने पूछा, निखिल, तुम्हारे घर में अनुशासन बहुत कड़ा है क्या? सुना है दादी माँ बहुत सख्त है। निखिल हंसते हुए बोला, सख्त नहीं है, बस वो उसूलों की पक्की हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत समझदार है, वो तुम्हें कभी पराया महसूस नहीं होने देंगी। सुहानी ने उसे अपने शोध के बारे में बताया कि वो कैसे भारतीय लोक कलाओं को विश्व स्तर पर ले जाना चाहती है। निखिल ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि सुहानी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत प्रतिभाशाली भी है।
धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ एक अरेंज मैरिज नहीं रहा, बल्कि इसमें गहरे सम्मान और प्रेम की कोपलें फूटने लगी। उधर रेखा घर में सुहानी के लिए कमरा सजा रही थी। उसने पुराने संदूक से अपनी शादी का जोड़ा निकाला। सुहानी इसे पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी, उसने मन ही मन सोचा। अंततः वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। पूरा घर गेंदे के फूलों और बिजली की लड़ियों से सजा हुआ था। नरेंद्र जी अपनी पूरी टीम के साथ लंदन से भारत आ चुके थे। होटल के बजाय उन्होंने अरविंद जी के घर के पास वाले गेस्ट हाउस में रुकना पसंद किया, ताकि वे शादी की रस्मों का पूरा आनंद ले सके। हल्दी की रस्म के दौरान रेखा ने सुहानी को देखा। पीले रंग के सूट में वो सादगी की मूरत लग रही थी। सुहानी ने बड़े चाव से हल्दी लगवाई और घर की औरतों के साथ ढोलक पर लोकगीत गाए। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जिसने सबका दिल जीत लिया। विवाह की रात जब निखिल घोड़ी चढ़ा तो अरविंद जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुहानी जब लाल बनारसी साड़ी में स्टेज पर आई तो ऐसा लगा मानो कोई प्राचीन मूर्ति जीवंत हो उठी हो। रिसेप्शन के दौरान रेखा की सहेली अलका ने आकर रेखा को छेड़ा। वाह रेखा, बहू तो चांद का टुकड़ा है, पर याद रखना चांद में भी दाग होते हैं। सास बनने का असली इम्तिहान तो कल सुबह से शुरू होगा। रेखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सास नहीं माँ बनने की कोशिश करूंगी अलका। पर अलका की बातों ने उसके मन में एक छोटा सा संदेह बीज बो दिया था। क्या वाकई सास बहू का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण ही होता है? विवाह के रिसेप्शन की चमक धमक अभी भी बरकरार थी। हर ओर मेहमानों का हुजूम था। रेखा जी एक कोने में खड़ी अपनी बहू सुहानी को देख रही थी, जो मेहमानों से बड़े ही सलीके से मिल रही थी। तभी उनकी पड़ोसन निशा पास आई और धीरे से बोली, रेखा जी मानना पड़ेगा, बहू तो वाकई अप्सरा जैसी है, और संस्कार तो देखिए कितनी मधुरता से बात कर रही है। रेखा जी ने गर्व से कहा, धन्यवाद निशा, बस आप सबका आशीर्वाद है। तभी माया ने बीच में कूदते हुए अपनी विशिष्ट जिंदादिली से कहा, बहुत बहुत बधाई रेखा, आज से तुम आधिकारिक रूप से सास के पद पर पदोन्नत हो गई हो। मिठाई कब खिला रही हो? रेखा ने हंसकर जवाब दिया, अरे माया, मैं तो 2 साल पहले ही सास बन गई थी, जब अपनी बेटी की शादी की थी। अनुभव पुराना है मेरा। माया ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं रेखा, यही तो तुम गलती कर रही हो। दामाद की सास बनना और बहू की सास बनने में जमीन आसमान का अंतर है। दामाद तो 4 दिन की चांदनी होता है, आवभगत करवाकर उड़ जाता है, लेकिन बहू बहू के साथ तो हर सुबह हर शाम निभाना पड़ता है। वो तुम्हारे किचन का हिस्सा होगी, तुम्हारी चाबियों का हकदार होगी। असली सास का किरदार तो अब शुरू होगा। रेखा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। माया की बातें कड़वी थी, पर उनमें समाज का एक कड़वा सच भी छिपा था। उस रात जब पूरा घर थक कर सो गया था, रेखा अपनी बालकनी में बैठी चांद को देख रही थी। माया की बातें रह रह कर उनके कान में गूंज रही थी। बहू के साथ तो निभाना पड़ता है। उन्होंने सोचा, आखिर माँ और सास के बीच ये अदृश्य दीवार क्यों खड़ी कर दी जाती है। माँ के रूप में चाहती हूँ कि मेरी बेटी को ससुराल में पूरी आज़ादी मिले, तो फिर सास के रूप में मैं अपनी बहू के लिए बेड़ियाँ क्यों तलाश रही हूँ। तभी अरविंद जी वहाँ आए और बोले, क्या बात है रेखा, आज नींद आंखों से कोसों दूर लग रही है। रेखा ने लंबी सांस ली और पूछा, अरविंद जी, क्या मैं एक अच्छी सास बन पाऊँगी? क्या मैं सुहानी को वो घर दे पाऊँगी जिसकी वो हकदार है? अरविंद जी मुस्कुराए, रेखा तुम बस माँ बनी रहना, सास तो समाज तुम्हें खुद ही बना देगा। सुहानी एक अलग परिवेश से आई है, उसे समय दो, बस अपनी उम्मीदों का बोझ उस पर मत डालना। अगले दिन शाम तक धीरे धीरे घर खाली होने लगा। नरेंद्र जी भी भारी मन से सुहानी को गले लगाकर विदा हुए। घर में अब सिर्फ परिवार के सदस्य ही बचे थे। रेखा जी की देवरानी सुषमा, जो सबसे अंत में जा रही थी, जाते जाते रेखा के करीब आई और फुसफुसाकर बोली, दीदी, बहू तो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है, पर आपने देखा ना, उसका बात करने का तरीका थोड़ा ज़्यादा ही फ्री है। आप थोड़ा संभल कर रहना, वरना नई पीढ़ी सर पर बैठने में देर नहीं लगाती। रेखा को इस बात पर वितृष्णा हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, लोग क्यों चाहते हैं कि दो औरतों के बीच हमेशा
युद्ध ही चलता रहे? क्या एक दूसरे का सम्मान करना सर पर बैठना होता है? उन्होंने सुषमा को सिर्फ एक औपचारिक मुस्कान दी और सुहानी के कमरे की ओर बढ़ गई, जहां वो अपना सामान व्यवस्थित कर रही थी। अगली सुबह घर में शांति थी। दादी सास अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी। रेखा रसोई में चाय बना रही थी। तभी सुबह के 9 बजे सुहानी कमरे से बाहर आई। उसने एक रेशमी स्लीवलेस गाउन पहना था और बाल खुले थे। वो सोफे पर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पैर रखकर बैठ गई और जम्हाई लेते हुए बोली, हाय मॉम, हाय डैड, वेरी गुड मॉर्निंग। ओफो, आज तो उठने में थोड़ी देर हो गई। इंडिया की गर्मी में नींद बड़ी गहरी आती है। अरविंद जी जो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कुराकर बोले, गुड मॉर्निंग बेटा, कोई बात नहीं, कल थकान बहुत थी। रेखा रसोई से बाहर आई। सुहाने की वेशभूषा देखकर एक पल के लिए उनके अंदर की 20वीं सदी की सांस जाग उठी। उन्हें याद आया कि उनकी पहली सुबह उन्हें 4 बजे उठकर घूंघट निकालकर सबके पैर छूने पड़े थे। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और पूछा, सुहानी बेटा, चाय पियोगी? सुहानी ने टीवी का रिमोट उठाते हुए कहा, नहीं मॉम, मैं चाय नहीं पीती, बस एक कप ब्लैक कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अभी सुहानी ने टीवी चालू ही किया था कि अंदर के कमरे से माँ जी की आवाज़ आई, बहू, ये किसका शोर है? मेरी पूजा की एकाग्रता भंग हो रही है। सुहानी ने आवाज़ ऊंची करके कहा, दादी माँ, मैं सुहानी हूँ, मेरा मनपसंद प्रोग्राम आ रहा है, बस थोड़ी देर। रेखा घबराकर सुहानी के पास आई और धीरे से बोली, बेटा, माँ जी पूजा कर रही हैं, हमारे यहाँ पूजा के समय शोर नहीं किया जाता, क्या तुम आवाज़ कम कर सकती हो? सुहानी ने मासूमियत से जवाब दिया, बट मॉम, अगर उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है तो वो पूजा घर का दरवाज़ा बंद क्यों नहीं कर लेती? मैं तो अपना प्रोग्राम मिस नहीं कर सकती, ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। रेखा निशब्द रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी की स्पष्टवादिता को उसकी बदतमीजी समझे या आधुनिकता। उधर माँ जी की पूजा रुक गई थी और वो कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी। रेखा को आभास हो गया कि इस घर में आज पहली बार वैचारिक मतभेदों का विस्फोट होने वाला है। माँ जी हाथ में माला लिए कमरे से बाहर आई। उनके चेहरे पर क्रोध की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। सुहानी अभी भी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। बहू, क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब घर के बड़े पूजा कर रहे हों तो शांति बनाए रखनी चाहिए? माँ जी की आवाज़ में एक गूंज थी। सुहानी ने मुड़कर देखा और बहुत सहजता से बोली, गुड मॉर्निंग दादी माँ, मैंने मॉम से कहा था कि आप दरवाज़ा बंद कर लें। वैसे भी भगवान तो मन के अंदर होते हैं ना, टीवी की आवाज़ से भगवान थोड़े ही नाराज़ होंगे। माँ जी के हाथ से माला छूटते छूटते बची। उन्होंने रेखा की ओर देखा जो अपराधी की तरह खड़ी थी। रेखा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या अब इस घर में धर्म और संस्कार पर तर्क वितर्क होगा? रेखा ने स्थिति संभालते हुए कहा, नहीं माँ जी, सुहानी का वो मतलब नहीं था। सुहानी बेटा, टीवी बंद करो और जाकर तैयार हो जाओ। सुहानी ने कंधे उचकाए और रिमोट फेंकते हुए कहा, ओके मॉम, अगर आप कहती हैं तो। पर मुझे समझ नहीं आता कि हम भारतीय लोग छोटी छोटी बातों को इतना इशू क्यों बनाते हैं। वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम को निखिल और सुहानी ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। जब सुहानी कमरे से निकली तो उसने तंग जीन्स और एक छोटा सा टॉप पहना था। उसके हाथ में हेलमेट था। रेखा ने उसे टोका, बेटा तुम ऐसे बाहर जाओगी? मतलब कॉलोनी के लोग देखेंगे। सुहानी हंसी और बोली, मॉम, लोग क्या देखेंगे? मैंने कपड़े पहने हैं, कुछ गलत तो नहीं किया। और वैसे भी निखिल के साथ बाइक पर जाना है तो साड़ी पहनकर गिरना थोड़ी ही है। निखिल भी वहाँ आ गया। रेखा ने उम्मीद भरी नज़रों से निखिल की ओर देखा कि शायद वही सुहानी को समझाएगा, लेकिन निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, वो सही कह रही है, बाइक पर साड़ी बहुत रिस्की होती है। आप चिंता मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे। शाम के धुंधलके में जब सुहानी और निखिल बाइक पर बाहर निकले तो घर के बरामदे में एक भारी सन्नाटा पसर गया। दादी सास अपनी कुर्सी पर बैठी उन दोनों को दूर तक जाते हुए देखती रही। जैसे ही बाइक मोड़ पर ओझल हुई, उन्होंने एक गहरी और ठंडी सांस ली। रेखा, सुन रही है ना? माँ जी का स्वर चेतावनी भरा था। नई नवेली दुल्हन घर में आए तो पायल झनकाती हुई आए तो घर की शोभा बढ़ती है। ये मर्दाने कपड़ों में बहू बेटी अच्छी नहीं लगती। लाड़ प्यार अपनी जगह है,
पर इसे इतनी छूट भी मत दे कि बाद में हम सबको पछताना पड़े। रेखा जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि माँ जी अपने समय और संस्कारों के हिसाब से शायद अपनी जगह ठीक ही थी, लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि सुहानी 21वीं सदी की लड़की है। उससे जोर ज़बरदस्ती करके कुछ भी नहीं करवाया जा सकता। उस पर अपनी इच्छाएं थोपना केवल घर में कलेश को आमंत्रण देना था। अपना हनीमून बिताने के हफ्ते भर बाद निखिल और सुहानी गोवा से लौटे। घर का माहौल थोड़ा शांत था। सुहानी बहुत खुश थी और सबके लिए तोहफे लाई थी। मॉम, ये देखिए वहाँ की तस्वीरें। सुहानी ने अपना आईपैड रेखा के सामने रख दिया। जैसे जैसे रेखा तस्वीरें स्वाइप कर रही थी, उनका चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। एक तस्वीर में सुहानी कम कपड़े पहने समुद्र किनारे लेटी थी, तो दूसरी में वो और निखिल एक दूसरे के बेहद करीब और किस करते नजर आ रहे थे। रेखा ने घबराकर आईपैड बंद कर दिया। सुहानी, ये सब क्या है? ये तस्वीरें अगर तुम्हारे डैड देख लेते तो? सुहानी ने हैरान होकर पूछा। तो क्या होता मॉम? वो मेरे पति हैं और बीच पर कोई साड़ी पहनकर तो स्विमिंग नहीं करता ना। ये हमारी पर्सनल लाइफ है। रेखा ने धीमे स्वर में कहा। बेटा, निजी पलों को निजी ही रहना चाहिए। उन्हें ऐसे सरेआम तस्वीरों में कैद करना और दूसरों को दिखाना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। सुहानी ने ठंडी आह भरी। मॉम, आपकी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। आप लोग हर चीज़ को शर्म और मर्यादा से जोड़ देते हैं। हम बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सुहानी के जाने के बाद रेखा अपने कमरे में आई और अलमारी के सबसे निचले हिस्से में से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें उनकी और अरविंद जी की कश्मीर की कुछ धुंधली तस्वीरें थी। उनमें भी एक दो तस्वीरें ऐसी थी जहां वे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, पर अरविंद जी ने कभी उन्हें एल्बम में नहीं लगाने दिया था। रेखा को याद आया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी माँ जी के अनुशासन और अरविंद जी की चुप्पी के बीच गुजार दी। उन्होंने कभी अपनी पसंद की ड्रेस नहीं पहनी, कभी जोर से नहीं हंसी। उन्हें सुहानी पर गुस्सा तो आ रहा था, पर कहीं ना कहीं एक जलन भी थी। एक जलन कि सुहानी वो सब कर पा रही है जो रेखा कभी नहीं कर पाई। क्या मैं सुहानी को इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि वो गलत है, या इसलिए क्योंकि मैं उसके जैसी आज़ाद नहीं हो सकी? रेखा ने आईने में खुद से सवाल किया। अगली सुबह रेखा हमेशा की तरह माँ जी के पैर छूने के लिए झुकी। सुहानी रसोई में कॉफ़ी बना रही थी। उसने ये देखा और सीधे बाहर आ गई। मॉम, आप रोज़ सुबह ये एक्सरसाइज क्यों करती हैं? आपके बैक पेन का क्या? सुहानी ने सीधे पूछा। माँ जी ने तंज कसते हुए कहा, इसे एक्सरसाइज नहीं संस्कार कहते हैं बहू। पर तुम क्या जानो, विदेश में तो बस हाय हेलो चलता है। सुहानी माँ जी के सामने खड़ी हो गई। दादी माँ, अगर मॉम के पैर छूने से आपको आशीर्वाद देना पड़ता है, तो क्या अगर वो पैर ना छुए तो आप उन्हें श्राप देंगी? प्यार दिल में होता है, झुकने में नहीं। और डॉक्टर ने मॉम को झुकने से मना किया है, फिर भी आप उन्हें ऐसा करने देती हैं। रेखा ने बीच बचाव करना चाहा। सुहानी, चुप हो जाओ, ये हमारी परंपरा है। ऐसी परंपरा जो आपकी सेहत बिगाड़े वो परंपरा नहीं, सज़ा है मॉम। सुहानी ने दो टूक कहा और कॉफ़ी का मग लेकर अपने कमरे में चली गई। माँ जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। रिश्तों का तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा था। जहाँ एक और सुहानी की तर्क संगत बातें रेखा को सोचने पर मजबूर कर रही थी, वहीं दूसरी ओर माँ जी का अनुशासन दरक रहा था। उसी दिन दोपहर के खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ जी ने सुहानी की तरफ देखा भी नहीं। अरविंद जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। सुहानी बेटा, तुम्हारे यूनिवर्सिटी का काम कैसा चल रहा है? आवेदन का क्या हुआ? अरविंद जी ने पूछा। सुहानी ने उत्साह से जवाब दिया। डैड, मेरा रिसर्च प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया है। कल से मुझे फील्ड वर्क के लिए बाहर जाना होगा। शायद कुछ रातें मुझे गांव में भी रुकना पड़े। माँ जी ने थाली पटकते हुए कहा। अभी घर में कदम रखे जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं और रातों को बाहर रुकने की बातें शुरू हो गई। अरविंद, क्या यही खानदान की मर्यादा रह गई है? निखिल ने बीच में कहा। दादी, ये इसका काम है, वो कोई पिकनिक पर नहीं जा रही। माँ जी उठी और हाथ धोते हुए बोली। काम के बहाने घर की लक्ष्मण रेखा लांगी जा रही है। रेखा, तूने इसे ज़रा भी नहीं सिखाया? रेखा बस सिर झुकाए बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास का साथ दे या अपनी बहू के सपनों का। एक छुट्टी की दोपहर माँ जी आंगन में बैठकर रामायण पढ़ रही थी।
सुहानी वहाँ छोटे शॉर्ट्स और एक ढीली टी शर्ट पहनकर चटाई बिछाकर बैठ गई। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। माँ जी ने जब सुहानी के शॉर्ट्स और टी शर्ट को देखा तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनके लिए घर की बहू का मतलब था सादगी और शालीनता का प्रतीक। माँ जी ने चश्मा नाक पर टिकाया और तीखी आवाज़ में बोली, बेशर्मी करना तो कोई तुम लोगों से सीखे। जा पहले नहा धोकर ढंग के कपड़े पहन कर आ, तब यहाँ बैठना। ऐसी अधनंगी पोशाक में घर की बहुएं अच्छी नहीं लगती। तुम क्या औरों से अलग हो? जब इस शहर की दूसरी लड़कियां और बहुएं ढंग के कपड़े पहन सकती हैं तो तुम क्यों नहीं? क्या विदेश जाने का मतलब अपनी मर्यादा भूल जाना होता है? माँ जी ने अपनी माला मेज पर पटकते हुए तीखी आवाज़ में कहा। सुहानी ने भी हार नहीं मानी। उसने शांति से पर दृढ़ता के साथ कहा, दादी माँ, कपड़े कपड़े होते हैं। ढंग और बेढंग की परिभाषा समय के साथ बदलती है। अगर मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ और अपना काम अच्छे से कर पा रही हूँ तो इसमें मर्यादा कहाँ से आ गई? माँ जी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। तू तमीज़ भूल गई है क्या? मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रही हूँ दादी माँ। सुंदरता और पवित्रता कपड़ों में नहीं, मन में होती है। सुहानी ने शांति से कहा। बहस को बढ़ता देख और माँ जी की आवाज़ में कड़वाहट महसूस कर रेखा तुरंत बीच में आई। उसे डर था कि कहीं सुहानी की स्पष्टवादिता माँ जी के स्वाभिमान को चोट ना पहुँचा दे। सुहानी बेटा, ज़रा इधर आना, मुझे रसोई में तुम्हारी मदद चाहिए। रेखा ने ऊंची आवाज़ में सुहानी को पुकारा और उसे वहाँ से हटा ले गई। सुहानी, बस करो, तुम जानती हो वो पुराने ख्यालात की हैं, फिर क्यों उन्हें उकसाती हो? रात को रेखा बहुत परेशान थी। उसे लगा कि आज तो घर में बड़ा धमाका होगा। वो अरविंद जी के पास गई, ये सोचकर कि शायद वो माँ जी की नाराज़गी दूर करने का कोई रास्ता बताएंगी। वो पास गई और बोली, आप कुछ कहते क्यों नहीं? माँ जी इतनी नाराज़ हैं और सुहानी अपनी ज़िद पर अड़ी है। आप तो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते थे, आज चुप क्यों हैं? अरविंद जी खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने जो कहा उसने रेखा को चौंका दिया। अरविंद जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, रेखा, माँ जी पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बना लेती हैं। अरे बच्चे हैं, अब वो जो चाहे पहने, जो चाहे करें। माँ जी को इस सब से भला क्या मतलब होना चाहिए? वो ज़माना लद गया जब बहुएं 24 घंटे सिर ढक कर रहा करती थी। रेखा, समय बदल गया है। मैंने तुम्हें सालों तक माँ के कठोर अनुशासन में पिसते देखा है। तुमने अपनी इच्छाएं मार दी, पर मैं नहीं चाहता कि सुहानी भी वही करे। सुहानी गलत नहीं है, बस वो उस सच को बोल देती है जिसे हम दबा जाते हैं। रेखा हैरानी से उन्हें देखती रही। अरविंद जी ने आगे कहा, और फिर सुहानी तो विदेश में पली बड़ी है। वो एक आधुनिक परिवेश से आई है तो कुछ असर तो वहाँ की संस्कृति का उसकी आदतों पर आएगा ही। ये सब तो हमें उसे घर की बहू बनाने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। अरविंद जी ने रेखा को गहराई से देखा और बोले, तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो रेखा, यदि तुम भी स्वयं को समय के साथ नहीं बदल पाई और पुराने ढर्रे पर चलती रही तो तुम स्वयं भी दुखी होगी और बच्चों को भी दुखी रखोगी। आज की पीढ़ी को दबाकर नहीं, उनके साथ चलकर ही घर चलाया जा सकता है। रेखा हैरान रह गई। आप सुहानी का पक्ष ले रहे हैं। आप तो कहते थे माँ की सेवा ही धर्म है। सेवा धर्म है रेखा, गुलामी नहीं। सुहानी को उसके हिस्से का आसमान मिलना चाहिए। अरविंद जी की इस बात ने रेखा के भीतर एक नई हलचल पैदा कर दी। वो निशब्द रह गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो अरविंद जी कभी अपनी माँ के सामने सिर नहीं उठाते थे, आज वो अपनी पत्नी को आधुनिक होने की सीख दे रहे थे। उस रात रेखा को समझ आया कि घर में केवल बहू ही नई आई थी, बल्कि घर के स्तंभों की सोच भी नई करवट ले रही है। अगले कुछ दिन घर में तनावपूर्ण शांति रही। फिर एक सुबह जब रेखा की नींद खुली तो उस कमरे के बाहर कुछ फुसराहट सुनाई दी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, सामने दीवार पर एक बड़ा सा बैनर लगा था, हैप्पी मदर्स डे। पूरा हॉल रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा था। सुहानी और निखिल हाथ में एक खूबसूरत गुलदस्ता लिए खड़े थे। हैप्पी मदर्स डे मॉम। सुहानी ने दौड़कर रेखा को गले लगा लिया। उसने रेखा के हाथ में एक गिफ्ट पैक थमाया जिस पर लिखा था, यू आर द बेस्ट एंड लवली मदर ऑफ दिस यूनिवर्स, वी बोथ प्राउड ऑफ यू। रेखा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए ऐसा भी कुछ करेगा।
ये सब मेरे लिए? उसने रुंधे गले से पूछा। तभी माँ जी भी अपने कमरे से बाहर आईं। उन्हें लगा शायद कोई हंगामा हो रहा है। निखिल उनके पास गया और उनके हाथ में भी एक उपहार दिया। दादी, यह आपके लिए, आप भी तो हम सबकी माँ हैं। माँ जी हैरानी से खड़ी थी। तभी रेखा ने झुककर माँ जी के पैर छूने चाहे। माँ जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाया। माँ जी का स्वर गदगद था। बस बेटी, बहुत हुआ। तूने सालों से मेरी सेवा की है, झुककर पैर छुए हैं। आज सुहानी ने मेरी आंखें खोल दी। आशीर्वाद दिल से निकलता है, झुकने से नहीं। तू आज से पैर छूना छोड़ और सुहानी की तरफ बस गुड मॉर्निंग कहकर गले मिलाकर। पूरे घर में जैसे एक ठंडी हवा का झोंका निकल गया। माँ जी ने सुहानी की तरफ देखा और बोला, बहू तू कड़वी है पर सच्ची है। तूने रेखा की उस दर्द को समझा जो मैं इतने सालों में नहीं देख पाई। सुहानी ने मुस्कुराकर माँ जी को गले लगा लिया। थैंक्स दादी माँ। अब चलिए, आज मदर्स डे है तो किचन में किसी माँ की एंट्री नहीं होगी। आज ब्रेकफास्ट और लंच मैं और निखिल बनाएंगे। रेखा सोफे पर बैठ गई। उसे लगा जैसे उसके कंधों से बरसों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। वो रसोई की तरफ देख रही थी जहाँ निखिल और सुहानी हंसते खिलखिलाते हुए काम कर रहे थे। मदर्स डे की उस सुबह ने घर की फिज़ा ही बदल दी थी। बरसों से जमी बर्फ़ अब धीरे धीरे पिघल रही थी। रसोई में मसालों की खुशबू आ रही थी, लेकिन आज वो खुशबू रेखा के हाथों की नहीं थी। निखिल और सुहानी मिलकर नाश्ता बना रहे थे। रेखा और माँ जी सोफे पर बैठी थी, जो एक दुर्लभ दृश्य था। सुहानी रसोई से बाहर झांकते हुए बोली, मॉम, आप आज मिल्क टी पियेंगी या ब्लैक कॉफ़ी? और दादी माँ, आपके लिए खास अदरक वाली चाय बन रही है, बस 2 मिनट। माँ जी मुस्कुराई और रेखा से धीरे से बोली, रेखा देख रही है, इस लड़की ने आते ही पूरे घर का नियम बदल दिया। पर सच कहूँ तो आज पहली बार इस उम्र में मुझे लग रहा है कि कोई सच में मेरा ख्याल रख रहा है, सिर्फ फर्ज नहीं निभा रहा। तभी निखिल प्लेट्स लेकर आया। ले जी डैड, आप भी उठिए, टेबल पर आइए, आज सुहानी ने फ्यूजन ब्रेकफास्ट बनाया है। अरविंद जी अखबार किनारे रखकर बोले, आज तो सूरज सच में पश्चिम से निकला है। जिस रसोई में रेखा के सिवाय किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, आज वहाँ युद्ध चल रहा है। मेज पर नाश्ता सजा था। सुहानी ने रेखा के सामने एक कप चाय रखी और बड़ी सहजता से पूछा, मॉम, क्या डैड ने कभी आपके जन्मदिन पर आपके लिए चाय बनाई है? रेखा ने शर्माते हुए अरविंद की ओर देखा। अरे नहीं बेटा, तब जमाना अलग था। तुम्हारे डैड तो रसोई का रास्ता भी नहीं जानते थे। अरविंद जी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, बात जमाने की नहीं थी रेखा, बात सोच की थी। हमें सिखाया गया था कि पुरुष बाहर के लिए हैं और स्त्रियां घर के लिए। आज इन बच्चों को देखकर लगता है कि हमने जीवन के कितने खूबसूरत पल सिर्फ रूढ़िवादी विचारधारा के चक्कर में गंवा दिए। सुहानी ने तपाक से कहा, इट्स नेवर टू लेट डैड। आज से आप और निखिल वीकेंड पर खाना बनाएंगे और माम और दादी माँ ड्राइंग रूम में बैठकर गप्पे मारेंगी। माँ जी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोपहर को सुहानी अपने फील्ड वर्क के लिए निकलने वाली थी। इस बार उसने साड़ी पहनी थी, लेकिन उसे बांधने का तरीका थोड़ा आधुनिक था। वो माँ जी के पास गई और बोली, दादी माँ, आज मैं एक पुराने मंदिर पर रिसर्च करने जा रही हूँ। वहाँ साड़ी पहनना ज़रूरी है, वरना लोग बात नहीं करेंगे। पर देखिए, मैंने आपके स्टाइल की साड़ी पहनी है, अच्छी लग रही हूँ ना? माँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू हर लिबास में अच्छी लगती है सुहानी, क्योंकि तेरी सोच साफ है। बस अपना ख्याल रखना और हाँ, समय पर घर लौट आना। रेखा ये देखकर हैरान थी। जो माँ जी सुहानी के शॉर्ट्स पर भड़की थी, आज वही उसे हंसकर विदा कर रही थी। उसे समझ आया कि सुहानी ने बगावत नहीं की थी, उसने बस रिश्तों में से डर निकाल दिया था। शाम को रेखा की सहेली अलका धमक पड़ी। वो रेखा को सावधानी का नया पाठ पढ़ाने आई थी। रेखा, मैंने सुना तुम्हारी बहू तो अपनी मर्जी से आती जाती है और तुम रसोई में भी नहीं दिखती। क्या बहू ने कब्जा कर लिया? रेखा ने शांति से अलका की तरफ देखा और कहा, अलका, कब्जा नहीं किया, उसने मुझे आज़ाद कर दिया है। मैं 30 सालों से इस रसोई की कैदी थी। आज अगर वो अपनी मर्जी से काम कर रही है तो मुझे खुशी है। और रही बात आने जाने की, तो वो घर की बहू है, कोई कैदी नहीं। अलका का मुंह
खुला का खुला रह गया। अरे, ये तो तुम सुहानी की भाषा बोल रही हो। रेखा मुस्कुराई। नहीं अलका, ये मैं एक माँ की भाषा बोल रही हूँ। तुम भी अपनी बहू को एक बार इंसान समझकर देखो, फिर देखना सास बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रात को सुहानी घर लौटी तो वो बहुत थकी हुई थी। उसने आते ही सोफे पर अपना बैग फेंका और बिना हाथ मुंह धोए सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। माँ जी ने टोका, बहू बाहर से आई हो, कम से कम हाथ तो धो लो, रसोई की मर्यादा होती है। सुहानी चिड़ी चिड़ी होकर बोली, दादी माँ मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ ये हाइजीन का लेक्चर कल दे दीजिएगा। रेखा ने सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से अपने पास बिठाया। बेटा, दादी माँ तुम्हें डांट नहीं रही हैं, तुम थक गई हो इसलिए गुस्सा आ रहा है। चलो मैं तुम्हारे पैर गर्म पानी से धो देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। वो रेखा की गोद में सिर रख कर रोने लगी। सॉरी मॉम, सॉरी दादी माँ, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं बस थोड़ा स्ट्रेस थी। दादी माँ ने उसके आंसू पोंछे। पगली, घर में तकरार नहीं होगी तो प्यार कैसे बढ़ेगा? जा फ्रेश हो जा, मैंने तेरे लिए दूध गर्म करके रखा है। उस रात रेखा ने महसूस किया कि कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए तर्कों की नहीं, सिर्फ थोड़े से स्पर्श और ममता की ज़रूरत होती है। महीने बीतते गए और घर का वातावरण अब पूरी तरह से सहज हो चुका था। सुहानी का शोध कार्य अंतिम चरण में था। वो अक्सर गांव के हस्तशिल्पियों और कलाकारों को घर ले आती थी। रेखा जी अब केवल चाय नहीं पिलाती थी, बल्कि उन कलाकारों से उनकी कला के बारे में घंटों बातें भी करती थी। एक दोपहर रेखा ने सुहानी से कहा, बेटा मुझे कभी नहीं पता था कि हमारी लोक कलाओं में इतना गहरा अर्थ छिपा है। मैं तो इन्हें बस सजावट की चीज़ समझती थी। सुहानी ने रेखा का हाथ थामते हुए कहा, मॉम, आप में भी एक कलाकार छिपा है। मैंने देखा है आप कितनी सुंदर रंगोली बनाती हैं। क्यों ना आप मेरी रिसर्च में मेरी मदद करें? रेखा की आंखों में एक चमक आ गई। मैं क्या कर पाऊँगी? आप उन कहानियों को लिखेंगी जो आपकी दादी नानी आपको सुनाती थी। वही तो असली संस्कृति है, सुहानी ने उत्साह से कहा। उस दिन रेखा को एहसास हुआ कि 60 की उम्र में भी एक नया करियर शुरू किया जा सकता है। मोहल्ले की किटी पार्टी में रेखा ने जब बताया कि वो सुहानी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो सब हैरान रह गए। निशा ने व्यंग किया, अरे रेखा, इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? अब तो पोते पोतियों का मुंह देखने के दिन है और आप रिसर्च कर रही हैं। रेखा ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, निशा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरी बहू ने मुझे सिखाया है कि खुद को पहचानना कितना ज़रूरी है। और रही बात पोते पोतियों की, तो जब आएंगे तब उनके लिए एक ऐसी दादी तैयार होगी जो सिर्फ लोरी नहीं सुनाएगी, बल्कि उन्हें दुनिया देखना भी सिखाएगी। वहाँ मौजूद औरतों के बीच सन्नाटा छा गया। रेखा की बातों ने कई दमित इच्छाओं को झकझोर दिया था। एक शाम सुहानी अस्पताल से लौटी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक था। उसने पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा किया। दादी माँ, मॉम, डैड, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, सुहानी ने शर्माते हुए कहा। निखिल ने उसका हाथ थाम लिया। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? अरविंद जी ने उत्सुकता से पूछा। आप लोग दादा दादी और दादी माँ आप परदादी बनने वाली हैं, निखिल ने खुशी से चिल्लाकर कहा। पूरे घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। माँ जी ने तुरंत लड्डू का डिब्बा मंगवाया, लेकिन इस बार रेखा ने सुहानी से ये नहीं कहा कि अब काम छोड़ दो और आराम करो, बल्कि उसने कहा, बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखना, पर अपने सपनों को मत रुकने देना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे जैसे सुहानी के प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था, नरेंद्र जी भी लंदन से वापस आ गए। वो घर का बदला हुआ माहौल देखकर दंग रह गए। उन्होंने अरविंद जी से एकांत में कहा, भाई मुझे डर था कि मेरी लंदन की पली बड़ी बेटी तुम्हारे पारंपरिक घर में कैसे रहेगी, पर तुमने तो उसे अपने पलकों पर बिठाया है। अरविंद जी हंसे। नरेंद्र, सच तो यह है कि उसने हमें जीना सिखाया है। उसने इस घर की दीवारों को गिराकर इसे एक घर बनाया है। सुहानी ने उस रात रेखा से कहा, मॉम, लोग कहते हैं कि ससुराल पराया होता है, पर मुझे यहाँ जितना प्यार मिला उतना शायद कहीं नहीं मिला। आपने मुझे बहू के
सांचे में नहीं ढाला बल्कि मुझे मैं बने रहने दिया। थैंक यू मॉम। दोनों गले लगकर भावुक हो गई। अस्पताल के पालने में एक नन्ही परी खेल रही थी। दादी माँ ने उसे अपनी गोद में लिया और उसके कान में धीरे से कहा, बिटिया तू एक ऐसे घर में आई है, यहाँ तुझे उड़ना सिखाया जाएगा, पंख काटना नहीं। घर वापसी पर सुहानी का स्वागत किसी उत्सव की तरह हुआ। रेखा ने आरती उतारी, पर इस बार वो सास के रोब में नहीं बल्कि दादी के दुलार में डूबी थी। शाम को पूरा परिवार बालकनी में बैठा था। चाय का दौर चल रहा था। सुहानी और निखिल अपनी नन्ही बेटी के भविष्य की बातें कर रहे थे। रेखा और अरविंद जी एक दूसरे का हाथ थामे उन्हें देख रहे थे। रेखा ने मन ही मन सोचा, अलका सही कहती थी, बहू के साथ निभाना पड़ता है, पर उसने ये नहीं बताया कि अगर निभाना प्यार से हो तो वो बोझ नहीं बल्कि जीवन का सबसे सुंदर यात्रा बन जाता है। सूरज ढल रहा था, पर उस घर में एक नए और सुनहरे सवेरे की शुरुआत हो चुकी थी, जहाँ परंपराएं अब बेड़ियाँ नहीं बल्कि जड़ें थीं जो पूरे परिवार को मजबूती से थामे हुए थी। नन्ही परी के आने से घर में उत्सव का माहौल था। उसका नाम आराध्या रखा गया, लेकिन इसी बीच सुहानी के करियर को लेकर एक बड़ी चुनौती सामने आई। लंदन की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने सुहानी को एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। ये उसके रिसर्च के लिए मील का पत्थर था। सुहानी ने हिचकिचाते हुए डिनर टेबल पर कहा, निखिल, ये अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन आराध्या अभी सिर्फ 3 महीने की है और मैं उसे छोड़कर लंदन कैसे जा सकती हूँ। दादी माँ ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बेटा, अवसर बार बार नहीं आते। तूने अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है। रेखा ने सुहानी का हाथ थाम कर कहा, तुम जाओ सुहानी, आराध्या की चिंता मत करो, यहाँ हम सब हैं। क्या एक दादी और परदादी मिलकर एक बच्ची को नहीं संभाल सकती? सुहानी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए, पर उसे क्या पता था कि समाज इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। जैसे ही कॉलोनी में खबर फैली कि सुहानी अपनी दूध मुही बच्चों को छोड़कर विदेश जा रही है, कानाफूसी शुरू हो गई। माया और अलका फिर से रेखा के घर पहुंची। माया ने तंज कसा, रेखा, ये कैसी आधुनिकता है? माँ का कलेजा इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि 3 महीने की बच्ची को छोड़कर करियर के पीछे भागे? अलका ने आग में घी डालते हुए कहा, लोग कह रहे हैं कि सुहानी को सिर्फ अपनी शोहरत की फिक्र है। रेखा, तुम उसे रोकती क्यों नहीं? कल को बच्ची बीमार पड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? रेखा ने शांति से जवाब दिया, जब एक पिता काम के लिए बाहर जाता है तब तो कोई सवाल नहीं उठता। सुहानी भी तो अपने और इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए जा रही है। और रही बात ममता की, तो ममता बंधक बनाना नहीं, पंख देना सिखाती है। रेखा के इस कड़े स्वर ने पड़ोसियों के मुंह बंद कर दिए, पर सुहानी के मन में ग्लानि का बीज बो दिया। लंदन जाने से एक रात पहले सुहानी बिल्कुल नहीं सोई। वो बार बार आराध्या के पालने के पास जाती, उसे सोता हुआ देखती। उसे लगा कि वो एक स्वार्थी माँ बन रही है। उसने निखिल से कहा, निखिल, मैं टिकट कैंसिल कर रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी। लोग सही कह रहे हैं, मेरी प्राथमिकता आराध्या होनी चाहिए। निखिल ने उसे अपने करीब बिठाया और कहा, सुहानी, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। अगर आज तुम पीछे हट गई तो कल आराध्या भी बड़ी होकर अपनी इच्छाओं का गला घोटना सीख जाएगी। तुम उसके लिए एक मिसाल बनो, बोझ नहीं। तभी रेखा कमरे में आई और सुहानी के हाथ में आराध्या के कपड़ों की एक पोटली दी। इसमें इसकी खुशबू है। जब वहाँ मन घबराए तो इसे महसूस करना और याद रखना, तुम्हारी जीत आराध्या की जीत होगी। सुहानी लंदन पहुँच गई। सेमिनार में उसकी बहुत सराहना हुई, लेकिन यहाँ भारत में सुहानी के जाते ही तीसरे दिन आराध्या को तेज बुखार हो गया। रेखा और दादी माँ घबरा गई। अरविंद जी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, बच्ची को वायरल इन्फेक्शन है। माँ पास ना होने की वजह से वो चिड़चिड़ी हो रही है। उसे माँ के स्पर्श की ज़रूरत है। माँ जी ने रोते हुए कहा, शायद हमसे गलती हो गई, हमें उसे नहीं भेजना चाहिए था। निखिल ने सुहानी को फ़ोन करने की कोशिश की, पर वहाँ सुहानी अपना मुख्य भाषण दे रही थी। उसका फ़ोन बंद था। रेखा ने हिम्मत दिखाई और कहा, नहीं, हम सुहानी को परेशान नहीं करेंगे। वो वहाँ देश का नाम रोशन कर रही है। हम आराध्या को ठीक करेंगे। पूरी रात रेखा ने बच्ची को अपनी छाती से लगा कर रखा और लोरी सुनाती रही। अगले दिन आराध्या का बुखार उतर गया। जब सुहानी का फ़ोन आया तो रेखा ने बहुत सामान्य आवाज़ में बात की,
सब ठीक है बेटा, आराध्या खेल रही है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन सुहानी माँ थी, उसे आभास हो गया कि कुछ छुपाया जा रहा है। उसने अपना काम ख़त्म किया और 2 दिन पहले ही भारत वापस आ गई। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि रेखा थकी हुई सोफे पर सो रही थी और आराध्या उसकी गोद में सुरक्षित थी। सुहानी दौड़कर रेखा के पैरों में गिर गई। मॉम, मुझे सब पता चल गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रेखा ने उसे उठाकर गले लगाया। बेटा, अगर बता देती तो तुम वहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाती। आज तुम एक सफल रिसर्चर के रूप में लौटी हो और देखो तुम्हारी बेटी कितनी खुश है। दादी माँ ने भी आगे बढ़कर सुहानी को आशीर्वाद दिया। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई थी। अरविंद जी के कार्यालय में विदाई समारोह संपन्न हुआ। 30 वर्षों की सेवा के बाद वो घर लौटे तो उनके हाथ में केवल एक स्मृति चिन्ह नहीं था, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता भी थी। रिटायरमेंट के बाद का पहला सप्ताह बहुत भारी गुजरा। जो व्यक्ति सुबह 8 बजे तैयार होकर निकल जाता था, वो अब सारा दिन सोफे पर बैठकर अखबार के पन्ने पलटता रहता। एक दोपहर अरविंद जी ने रेखा से कहा, रेखा, रिटायरमेंट का पैसा आ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेचकर शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा फार्म हाउस ले लो और बाकी पैसा फिक्स कर दे। यहाँ शहर का शोर अब बर्दाश्त नहीं होता। रेखा चौंक गई। लेकिन अरविंद जी, निखिल और सुहानी का क्या? आराध्या भी छोटी है, उसे शहर की सुविधाओं की ज़रूरत है। अरविंद जी ने गंभीरता से कहा, निखिल अब खुद कमाने लगा है, सुहानी का भी अपना करियर है। कब तक ये बच्चे हमारे साय में रहेंगे? उन्हें भी अपना स्वतंत्र जीवन जीने का हक है। रेखा को आभास हुआ कि अरविंद जी अनजाने में ही सही पर बंटवारे की नींव रख रहे थे। जब ये बात अलका के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी सलाह देने का एक और मौका मिल गया। वो रेखा के पास आई और बोली, देखा रेखा, मैं कहती थी ना, आखिर में मर्द यही करते हैं। अरविंद भाई साहब चाहते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई अपने पास रखें। तुम भी अपना हिस्सा मांग लो, वरना बुढ़ापे में बहू बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। रेखा ने दृढ़ता से कहा, अलका, मेरे घर में हिस्सा नहीं, हिस्सेदारी होती है। अरविंद जी जो भी फैसला लेंगे हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन उसी शाम सुहानी ने अरविंद जी की बातें सुन ली। उसके मन में हलचल मच गई। उसने निखिल से कहा, निखिल, क्या डैड को लगता है कि हम उन पर बोझ हैं? क्या उन्हें लगता है कि हम उनके पैसों के लिए यहाँ रह रहे हैं? निखिल ने उसे समझाने की कोशिश की, पर बात बढ़ चुकी थी। घर के वातावरण में एक बार फिर वही पुराना सन्नाटा और खिंचाव लौट आया था। 2 दिन बाद सुहानी ने सबको हॉल में इकट्ठा किया। उसने एक फ़ाइल मेज पर रखी और अरविंद जी को देखते हुए बोली, डैड, मैंने सुना कि आप घर बेचना चाहते हैं ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। मुझे दुख है कि हम आपको ये एहसास नहीं दिला पाए कि ये घर सिर्फ आपकी संपत्ति नहीं, हमारी जड़ें हैं। अरविंद जी कुछ कहना चाहते थे, पर सुहानी ने आगे बढ़कर कहा, मैंने और निखिल ने बैंक से बात की है। हम इस घर को बेचना नहीं बल्कि इसे रिनोवेट करना चाहते हैं। ऊपर की मंजिल पर मैं अपना रिसर्च सेंटर खोलना चाहती हूँ और नीचे का हिस्सा माँ जी और आप लोगों के लिए और भी आरामदायक बनाया जाएगा। आपकी रिटायरमेंट की राशि आपकी अपनी है, उसे आप अपनी यात्राओं और शौक़ पर खर्च करें। घर की जिम्मेदारी अब हमारी है। दादी माँ की आंखों में चमक आ गई। बिटिया, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं इस घर की एक ईंट भी नहीं बिकने देना चाहती थी। अगले 6 महीनों में घर का नक्शा बदल गया। घर के पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसमें आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई। ऊपर के हिस्से में सुहानी का संस्कृति शोध केंद्र खुला, जहां गांव की महिलाएं आकर अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। रेखा अब केवल घर की देखभाल नहीं करती, बल्कि वह उस केंद्र की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई थी। अरविंद जी ने अपने रिटायरमेंट के पैसों से एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जहां वो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगे। एक शाम जब सब साथ में चाय पी रहे थे, दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद, देखा, तू घर बेचने की बात कर रहा था, पर सुहानी ने तो इस घर को मंदिर बना दिया। आज यहाँ सिर्फ परिवार नहीं बल्कि समाज की खुशियाँ भी जुड़ गई हैं। अरविंद जी ने सुहानी के सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर बोले, बेटा, आज मैं सही मायनों में रिटायर हुआ हूँ, जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि चिंताओं से। नन्ही आराध्या अब लड़खड़ाते कदमों से पूरे घर में दौड़ रही थी। वो कभी दादी माँ की माला पकड़ती है तो कभी रेखा की रंगोली पर हाथ चला देती थी। घर के बाहर एक नई नेम प्लेट लगी है, आशियाना। रिश्तों का वो सफ़र जो एक कल्चर शॉक और अनबन से शुरू हुआ था, अब एक अटूट विश्वास में बदल चुका था।
सुहानी ने साबित कर दिया था कि आधुनिक होने का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं, बल्कि उन्हें नए विचारों का पानी देना है। और रेखा ने ये सीख लिया था कि एक सास तभी सफल होती है जब वो बहू को अपनी परछाई नहीं बल्कि एक नया सूरज बनने देती है। सूर्यास्त के समय पूरा परिवार छत पर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी। सुहानी ने रेखा के कंधे पर सिर रखा और कहा, मॉम, लाइफ परफेक्ट है ना? रेखा ने मुस्कुराकर सुहानी का माथा चूमा और कहा, परफेक्ट नहीं बेटा, कंप्लीट है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि संवाद, धैर्य और थोड़े से प्यार से दुनिया का सबसे मुश्किल रिश्ता भी सबसे खूबसूरत बन सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।